अब मैं भी अमल के लिए तैयार हो गया था। मैंने बिशक को आवाज दी और वो मेरे नजदीक पहुंच गया। जैसा कि तारिस ने बताया था कि उसने हमारी हिफाजत या निगरानी के लिए माकूल बंदोबस्त किया है। ये माकूल बंदोबस्त कैद खाने के इस चट्टानी दरवाजे की तरफ होगा। अगर मैं दरवाजा खोल दूं तो इसमें से ज्यादा हमारे 2-3 आदमी बैक वक्त निकल सकते हैं। इस तरह वो होशियार हो जाएंगे और मुकाबला शुरू कर देंगे, जबकि मैं अभी इन लोगों को होशियार करना नहीं चाहता। हमें पूरी कोशिश जहाज पर पहुंचने की करनी चाहिए। ओह लेकिन सबूता, वही बात, यहां से निकलने की क्या तदबीर करोगे? मैं संगी कैद खाने की दीवारों में रास्ते खोल दूंगा। ओह वो कैसे? आओ, मैंने बिशक से कहा और फिर उसे साथ लेकर एक दीवार के करीब पहुंच गया। कदीम रोमन तर्ज तामीर इस्तेमाल करते हुए यहां भी पत्थरों की मोटी मोटी सिलों की तराश करके उन्हें जोड़ा गया था और यह इमारत ऐसी ही सिलों की बनी हुई थी। मैंने एक चौकोर सिल की दर्जों में उंगलियां फंसा दी और बिशक और दूसरे लोग ताज्जुब से मुझे देखने लगे। उनके समझ में कुछ नहीं आ रहा था, लेकिन जब ऊपर के दर्जों से मिट्टी झड़ने लगी तो वो चौंक पड़े। सबके सब अजब अंदाज में पीछे हटने लगे थे। खुद बिशक की आंखें ताज्जुब से फैली हुई थीं। फिर जब सिल ने अपनी जगह छोड़ी तो उनके हल्क से अजीबो गरीब आवाजें निकल गईं। हवा के तेज झोंके अंदर आने लगे थे और एक अजीब सी फरहत का एहसास हो रहा था। सिल पूरी चट्टान की मानी थी, इतनी वजनी कि शायद 10-15 आदमी भी उसे नहीं उठा सकते थे, लेकिन मैंने इत्मीनान से उसे कैद खाने के दरमियान रख दिया और फिर मैंने दूसरी दीवार पर कुव्वत आजमाई शुरू कर दी। लोगों के चेहरों पर शदीद हैरत के आसार थे। इनकी अकल इस बात को तस्लीम ही नहीं कर रही थी। वैसे किसी ने बदहवासी में इस नए दरवाजे से बाहर निकलने की कोशिश नहीं की थी। बिशक ने दूसरी दीवार के इस दरवाजे को भी इसी अंदाज से देखा। किसी के मुंह से कोई आवाज नहीं निकली थी और यह मुश्किल काम इतनी आसानी से हुआ था कि अभी तक बाहर मौजूद लोगों को हल्की सी आहट भी सुनाई नहीं दे सकी थी। जब कैद खाने की दीवार में कई दरवाजे बन गए तो मैंने अपना काम खत्म कर दिया। इन लोगों को अभी तक कोई अंदाजा नहीं हो सका बिशक, मैंने कहा। हाँ, बिशक के हल्क से निकलने वाली आवाज गैर इख्तियारी थी। क्या ये दरवाजे काफी नहीं है? मैंने पूछा। काफी है, तब फिर चलो, लेकिन खामोशी से बाहर निकलो। अगर किसी से मुठभेड़ हो जाए तो उसे बिला तकल्लुफ खत्म कर दो। हमें कोशिश यही करनी है कि ज्यादा से ज्यादा नुकसान उठाए बगैर जहाज पर पहुंच जाएं। ठीक है। बिशक ने अब खुद पर काबू पा लिया था। फिर उसने अपने आदमी को यही हदायत दी और सब इन अजीब दरवाजों की तरफ बढ़ गए। बिलाशुबा ये बेहतरीन कामयाबी थी। कैद खाने के मुहाफिज इसके दरवाजे की जानिब थे। अव्वल तो इन्हें किसी साजिश की उम्मीद नहीं थी। फिर रात हो गई थी और वो सब आराम करने लेट गए थे, इसलिए काफी बड़ी तादाद होने के बावजूद हमारे बारे में किसी को पता नहीं चल सका और हम कामयाबी से एक कितार की शक्ल में चल पड़े। मैंने समंदर के उस रुख का तयन किया था जहां से हमें लाया गया था और जहां हमारा जहाज मौजूद था। तब हम साहिल पर पहुंच गए और साहिल पर कुछ लोग मौजूद थे। ये शायद रात के मुहाफिज थे, लेकिन इनकी तादाद 10-12 से ज्यादा ना थी। इस गिरोह को देखकर वो सूरत हाल मालूम करने के लिए आगे आ गए। इन्हें गुमान भी नहीं था कि ये हम लोग हो सकते हैं। इसके अलावा हमने भी इजहार नहीं किया कि हम उनसे छुपना चाहते हैं और दोनों तरफ का ये इत्मीनान उन्हें ले डूबा। करीब पहुंचते ही हमने उनकी गर्दनें नाप ली और फिर मैं तो अपने साथियों से कह ही चुका था कि इनके साथ क्या सलूक करना है। इन लोगों को नहायत इत्मीनान से खत्म कर दिया गया और हमारे साथी इनकी लाशें उठाए आगे बढ़ गए। ये लाशें उन्होंने आगे बढ़कर समंदर में डाल दी थी। साहिल से किश्तियां खोलकर हम जहाज की तरफ चल पड़े। किश्तियों पर जहाज पर फेंकने वाली कमंदें मौजूद थीं, जिनकी मदद से हम जहाज पर चढ़ सकते थे। अजीब माहौल था। अभी तक हमें किसी खास मुजाहमत का सामना नहीं करना पड़ा था और ये बात अनोखी से लग रही थी। हमारा जहाज दूर से साफ नजर आ रहा था। इस पर मामूली सी रोशनी हो रही थी। जाहिर है तारिस के आदमी वहां मौजूद होंगे, लेकिन यकीन था कि इनकी कोई बड़ी तादाद वहां मौजूद नहीं होगी। ना ही वो लोग इतने चौकस होंगे, क्योंकि बज़ाहिर किसी खतरे का इम्कान नहीं था। जहाज के चारों तरफ फैलकर हमने कमंदे उछाली और बरखरफ्तारी से ऊपर चढ़ने लगे। जिन लोगों को हमने साहिल पर हलाक किया था उनका असलिया हमारे पास मौजूद था। हम जहाज पर उतर गए। वहां भी हमारी कुछ भक्ति साथ आई थी। जहाज की निगरानी करने वालों की तादाद सिर्फ 6 थी। ये सब के सब भी ज़रतरू थे, जिनसे किसी को कोई हमदर्दी ना थी और फिर वो आराम से सोए हुए थे। चुनाचे उन्हें बड़े प्यार से जगाया गया और कत्ल कर दिया गया। जहाज पर दोबारा कब्जा हो गया था और बेशक का चेहरा खुशी से कुलनार बना हुआ था। सबूता, बड़ी अनोखी बात है। अभी तक अक्ल ने तस्लीम नहीं की। कितनी वजनी सिलें थी और फिर कैद खाने इतने कमजोर तो नहीं होते। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा, उसने कहा। इन बातों पर बाद में गौर कर लेंगे बेशक।
सबसे पहले असलहा निकालो, मैंने संजीदगी से कहा। मेरी निगाहों में अब एक चेहरा था। ये सब आजाद हो गए थे, लेकिन मेरी महबूबा अभी तक तारिस की कैद में थी। न जाने उस पर क्या बीती हो। जो तेरा हुक्म सब होता, बेशक तू हालात को आसानी से अपने कब्जे में करने वालों में से है। अभी असलहा निकलवाता हूँ, मेरी रहनुमाई कर। बेशक बिल्कुल सीधा हो गया था, चुनाचे वो मेरे अहकामात की तामील में मसरूफ हो गया। उसके आदमी असलहा खाने में तोड़ गए थे। असलहा बाहर ढेर किया जाने लगा। मैं जहाज के उस हिस्से से साहिल की निगरानी कर रहा था जहां से साहिल नजर आता था। अभी तक वहां कोई तहरीक नहीं थी। अहमक कहीं के बिलाखिर मार खा गए थे। बिशक ने मुझे इतला दी कि असलहा निकाल लिया गया है। तब मैंने दूसरा हुक्म जारी किया, पत्थर फेंकने वाली मशीनें जहाज पर चारों तरफ नस्ब कर दी जाए और पत्थरों के ढेर कर दिए जाए। इसके अलावा तीरों का इंतजाम भी कर लिया जाए ताकि आने वालों पर कारी ज़र्ब लगाई जा सके। बिशक ने मेरा यह हुक्म भी अपने आदमियों तक पहुंचा दिया और फुर्तीले लोग काम में मसरूफ हो गए। इस अंदाज में काम करने वाले मेरे पसंदीदा लोग होते थे, लेकिन अब मेरे दिल में रह रहकर शुमाना का ख्याल आ रहा था। तारिस शैतान सिफ्त है और शुमाना वहशत खेज है। अगर तारिस उस पर हावी हुआ तो वो जान दे देगी, कहीं वो किसी हादसे का शिकार ना हो जाए। मुझे किसी कदर बेचैनी का एहसास हुआ, लेकिन मैंने उस जिम्मेदारी को भी कबूल किया था। चुनाचे मैं इन्हें नजरअंदाज नहीं कर सकता था। मैंने मशीनें नस्ब करते देखता रहा और फिर बेशक अपने काम से फारिग होकर मेरे पास पहुंच गया। मैं दूसरे हुक्म का मुंतजिर हूं, उसने कहा। अब तुम्हारा क्या इरादा है बिशक? मैंने पूछा। मैं नहीं समझा सबूता। इस वक्त तुम जर्द रूहों पर चिल्ला रहे थे और जंग शुरू कर देना चाहते थे। हाँ सबूता, मैंने तुम्हें सिर्फ इसलिए रोका था कि मुमकिन है तारिस हमारे साथ कोई बदसलूकी ना करना चाहता हो, लेकिन तारिस ने हमारे साथ मक्कारी की है, वो सजा का मुस्तहिक है। मुझे हुक्म दे सबूता। बिशक बेचैनी से हाथ मलता हुआ बोला। अब तुम अपने साथ की जाने वाली बदसलूकी का बदला ले सकते हो। मेरे ख्याल में तुम अपने गिरोह को टुकड़ियों में तकसीम करते हो। एक टुकड़ी सिर्फ साहिल पर काबिज रहे और जरतरुओं या तारिस के आदमियों को यहां तक न पहुंचने दे। दूसरी टोलियां कुर्बो जवार के इलाकों में लूट मार करें। जाहिर है हमें अपनी जरूरत की चीजें भी दरकार हैं। इस लूट मार में तुम जितनी चाहो तबाही फैलाओ और अपनी जरूरत का सामान भी हासिल करो। सिर्फ 4 आदमी जहाज पर रहने दो और 4 आदमियों को एक किश्ती पर छोड़ दो। साहिल पर मौजूद लोग लूट का सामान किश्ती पर बार करेंगे और चंद आदमी किश्ती को जहाज पर लाएंगे। ऊपर आने वाले ये सामान जहाज पर बार कर लेंगे। नहायत मुनासिब, बिशक ने कहा और फिर वो दौड़ गया। थोड़ी देर के बाद वो अपने आदमियों को मुकम्मल हदायत देकर वापस आ गया। जहाज पर भाग दौड़ शुरू हो गई थी। सब लोग बिशक की हदायत के मुताबिक काम कर रहे थे। हम दोनों उसकी काम की निगरानी करते रहे और फिर बिशक की हदायत के मुताबिक जब तमाम लोग नीचे उतर आए तो मैं और बिशक भी नीचे उतर आए। तभी किश्ती हमें भी लेकर चल पड़ी। रास्ते में बिशक ने मुझसे पूछा, अब क्या इरादा है सबूता? मेरा मकसद है कि तुम मेरे सपुर्द क्या काम करोगे? तुम भी किसी टोली की निगरानी करो बिशक, मैंने जवाब दिया। और शायद तुम किसी दूसरी टोली की? बिशक बोला। नहीं बिशक, मुझे एक और काम भी करना है, मैंने आहिस्ता से कहा। मैं पूछ सकता हूं सबूता, क्या तुम मुझे इसके बारे में नहीं बताओगे? हाँ दोस्त, क्यों नहीं। तुम्हें साथी लड़की याद है मेरी वो? ओह हाँ, मुझे याद है। इसे तारिस की बीवी ने अपने पास बुलाया है और तारिस ने इस सिलसिले में क्या कहा था यह भी तुम्हें याद होगा। हाँ, इस बदबख्त ने कुछ बुरी बातें कही थी। तो बेशक तारिस मेरा शिकार है, मैंने आहिस्ता से कहा और बेशक मेरी शक्ल देखने लगा। थोड़ी देर तक वो खामोशी से मेरी शक्ल देखता रहा, फिर बोला, क्या तुम उसे कत्ल करोगे? हाँ, मैंने मजबूत लहजा में जवाब दिया और बेशक खामोश हो गया। साहिल पर उतरने के बाद उसने तमाम टोलियों को मुनज़्ज़म किया और उन्हें हदायत जारी करने लगा। इसके बाद वो मेरी तरफ मुड़ा और बोला, मैं ये तो नहीं कह सकता सबूता कि तुम तन्हा इन लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकोगे। इसकी वजह यह है कि अभी थोड़ी देर कबल ही मैं एक नाकाबिले यकीन मंजर देख चुका हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कि तुम तन्हा न जाओ। इस सिलसिले में परेशान होने की जरूरत नहीं बिशक, मैंने जवाब दिया और फिर मैं अंदाजे से तारिस के महल की जानिब चल पड़ा। बिशक की टोलियों ने अभी अपना काम शुरू नहीं किया था। जाहिर है वो कत्ले आम पर आमादा थे और थोड़ी देर के बाद ही मुझे उनके इक़दाम के बारे में इत्तला हो जानी थी। अब देखना यह था कि बिशक और उसके साथी किस हद तक बहादुर हैं और वो क्या कारनामा अंजाम दे सकते हैं। मैं बर्क रफ्तारी से तारिस के महल की जानिब बढ़ रहा था। सिर्फ अंदाजा ही था, वरना मैं महल के बारे में कुछ नहीं जानता था। मेरी ख्वाहिश थी कि मुझे कोई ऐसा शख्स मिल जाए ताकि मैं उससे तारिस के महल के बारे में पूछ सकूं। मेरी निगाहें चारों तरफ किसी जर्द रूह इंसान को तलाश कर रही थी। मैं जल्द अज जल्द तारिस के महल तक पहुंच जाना चाहता था। फिर मेरी यह ख्वाहिश पूरी हुई। एक शख्स नजर आया जो अपने घर के दरवाजे पर सो रहा था। मैंने दूर से उसे देखा और उसकी तरफ बढ़ गया। वो एक सफेद कपड़ा ओढ़े हुए था। मैंने उस पर से कपड़ा हटाया और उसका गिरेबान पकड़कर खड़ा कर दिया। सोया हुआ आदमी बदहवास नजरों से मुझे देख रहा था। उसकी घिघी बन गई थी, खवास जवाब दे चुके थे, आंखें खौफ से सिकुड़ रही थी।
तब वो नहायत खौफजदा अंदाज में बोला, क्या बात है? कौन हो? क्या चाहते हो? तारिस की महल की जानिब में रहनुमाई करो, वरना मैं तुम्हारी गर्दन दबाकर तुम्हें मार डालूंगा। उस शख्स की जुबान से कोई लफ्ज नहीं निकला। तो उसने आहिस्ता से गर्दन हिला दी और फिर वो लरसते कदमों से मेरे साथ आगे बढ़ने लगा। इसकी खिड़की बंदी हुई थी। वो मुझे इशारों से मुख्तलिफ समतों में बढ़ने के लिए कह रहा था और थोड़ी देर के बाद मैंने एक ऐसी इमारत देखी जिसके बारे में मैं खुद भी अंदाजा कर सकता था कि यही तारिस का महल होगा। यह तारिस का महल है? मैंने पूछा और उसने इस बात में गर्दन हिला दी। तब मैंने घोंसा उसके सर के पुष्ट पर रसीद कर दिया। कम से कम इस खौफजदा शख्स को मैं किसी ऐसे तरीके से मारना नहीं चाहता था जिसका मुझे खुद भी अफसोस हो। एक घोंसा ही उसके लिए काफी था। वो बेहोश होकर पट से जमीन पर गिर पड़ा और मैं तारिस के महल की जानिब चल पड़ा। महल में दाखिल होने से पहले मैंने थोड़ी सी एहतियात का सहारा लिया था। कम से कम फौरी तौर पर मैं दरवाजे पर मौजूद चौकीदारों को होशियार नहीं करना चाहता था। चुनाचे मैंने महल का एक ऐसा हिस्सा तलाश किया जहां से अंदर दाखिले में कोई दिक्कत ना हो और फिर मैं महल में दाखिल हो गया। महल खासा तवील आरीज था और जहां भी मुझे किसी रहनुमा की जरूरत थी। चुनाचे मैंने यहां पर फिर किसी और शख्स की तलाश में निगाहें दौड़ाना शुरू कर दी। यही सबसे अच्छा तरीका था और इस तरह मैं जल्द अज जल्द अपना काम कर सकता था। पहरेदारों की कमी नहीं थी। जगह जगह नेजा बरदार पहरेदार नजर आ रहे थे। मैं फिलहाल खुद को इनकी निगाहों से पोशीदा किए हुए था, लेकिन इस तरह महल में भटकते रहना खासा तकलीफ थे काम था। चुनाचे में एक सुनसान गोशे की तरफ चल पड़ा। यहाँ एक सतून की आड़ में रुककर मैंने एक पहरेदार को ताका। वो आहिस्ता आहिस्ता मस्त अंदाज में इसी तरफ आ रहा था और जब वह इस सतून के करीब पहुंचा तो मैंने नहायत इत्मीनान से उसकी नाक पकड़ी और अपने करीब घसीट लिया। पहरेदार के दोनों हाथ एकदम उठे थे। दूसरे हाथ से मैंने उसका नेजा छीन लिया और पहला हाथ उसकी गर्दन में डाल दिया। अगर आवाज निकालने की कोशिश की तो यहीं पर गर्दन दबाकर मार दूंगा, मैंने कुराती हुई आवाज में कहा और पहरेदार का नेजा छीन कर एक तरफ फेंक दिया। फिर मेरा हाथ उसके पेश कब्ज पर पड़ा और मैंने उसे खींच लिया। आबदार खंजर की नोक उसकी गर्दन तक पहुंची तो उसके हल्क से डरी डरी आवाजें निकलने लगी। बोलो, जो कुछ मैं कहूंगा करोगे? मैंने बदस्तूर घुर्राते हुए लहजा में उससे पूछा और उसने खौफजदा लहजा में इकरार कर लिया। तब मुझे बताओ कि तारिस की आराम गाह किस तरफ है और मुझे वहां तक ले चलो। मैंने आहिस्ता से खंजर की नोक उसकी गर्दन से हटाई। बोलो, तैयार हो? और उसने खौफजदा अंदाज में गर्दन हिला थी। मैं उसे बाजू से पकड़े आगे धकेलता रहा। खंजर की नोक अब भी उसके पहलू में चुप रही थी। फिर उसने एक सतून की आड़ से मुझे बताया कि वह कमरा जहां सामने दो पहरेदार खड़े हैं तारिस की आरामगाह है। इस शख्स के साथ भी मैंने वही सलूक किया था जो पहले के साथ। बिला वजह लोगों को कत्ल करना मुझे पसंद नहीं था। मैं चाहता तो इस खदशे को खत्म कर सकता था कि कहीं ये शख्स शोर न मचाते, लेकिन मेरा हाथ उसके लिए काफी था। दूसरे लम्हे वो भी जमीन पर ढेर हो गया और मैंने उसे एक सतून की आड़ में डाल दिया। अब मसला इन दोनों का था। इन दोनों से निमटने के लिए कोई सख्त कदम उठाना जरूरी था। चुनाचे मैं सतून की आड़ में खड़ा होकर इस फासले का अंदाजा करने लगा जो मेरे और उनके दरमियान था। इस फासले में ऐसी कोई रुकावट नहीं थी जिससे छुप कर मैं इन तक पहुंच सकता। चुनाचे जो कुछ भी करना था बराह रास्त करना था। और जब मुझे यकीन हो गया कि कुर्बो जवार में कोई दूसरा शख्स नहीं है तो अचानक मैं उनके सामने आया और इन पर बर्फ की तरह झपटा। दोनों पहरेदार चौंक पड़े थे। इन्होंने मेरी तरफ देखा। मुस्तद लोग थे। चुनाचे दूसरे लम्हे उन्होंने मुझ पर अपने नेजों से हमला कर दिया। वार इतना कारी था कि दोनों नेजों की अनी मेरे शाने पर पड़ी, लेकिन उसका नतीजा इन लोगों के लिए हैरान कुन हो सकता था प्रोफेसर, लेकिन मेरे लिए नहीं। जाहिर है मुझ पर किए हुए वार किस हद तक कारगर हो सकते थे इस बात को तुम अच्छी तरह समझ सकते हो प्रोफेसर। मैंने उनकी हैरत से फायदा उठाया और इन दोनों के सरों पर हाथ रखकर एक दूसरे से दे मारा। इनके हल्क से घुटी घुटी चीखें निकली। अब रास्ता साफ था। तारिस की आरामगाह का पता मुझे मालूम हो चुका था। मुझे यकीन था कि वो अंदर ही होगा और शायद शुमाना भी। देखना यह था कि शुमाना ने उसे खुद पर किस हद तक काबू पाने दिया था। दूसरे लम्हे मैंने दरवाजे को धकेलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। फिर मेरे जोरदार धक्के ने दरवाजे को उखाड़ कर अंदर फेंक दिया और मैं तेजी से अंदर दाखिल हो गया। ख्वाबगाह में शम्मादान रोशन थे। अच्छी खासी रोशनी हो रही थी। इस रोशनी में मैंने जो मंजर देखा और उसे देखकर मेरा दिल खुशी से बेख्तियार कैके लगाने को चाहने लगा। मैंने देखा कि तारिस की गर्दन उसके शानों से काफी दूर पड़ी है। उसका जिस्म ख्वाबगाह के दरमियान फर्श पर था और उसके बेसर वाले बदन को तकिया बनाए हुए शुमाना आराम से लेटी हुई थी। शुमाना का सर उसके बदन पर रखा हुआ था। शायद वो सो चुकी थी। दरवाजा टूटने की आवाज सुनकर शायद उसने गर्दन उठाकर मेरी जानिब देखा था और फिर वो एकदम चौंक पड़ी। ओह सबूता! वो फुर्ती से खड़ी होकर मेरे करीब पहुंच गई। सबूता, तुम आ गए? हाँ शुमाना, और जिस बात की तवक्का लेकर आया था वही यहाँ आकर देखी। मैंने मुस्कुराते हुए कहा। मैं नहीं समझी सबूता। शुमाना ने मासूमियत से पूछा।
ये तारिस है ना? मैंने खून आलूद बदन की तरफ इशारा करते हुए कहा। हाँ, ये कुत्ता तारिस ही है, लेकिन इसकी गर्दन कहाँ गई? मैंने हंसते हुए पूछा। वो पड़ी हुई है, ये इसके शानों से कैसे जुदा होगी? मेरे होंठों पर मुस्कुराहट बिखरी हुई थी। बस यह अहमक न जाने खुद को क्या समझ बैठा था। पहले उसने मुझे अपनी बीवी के पास भेजा। वो औरत तरह तरह से मेरी दिलजोई करने लगी। न जाने कैसी औरत है, अपने मर्द को दूसरी औरत के सुपुर्द करना चाहती थी। इसने मुझसे ऐसी बेशर्मी की गुफ्तगू की कि मुझे गुस्सा आने लगा और सबूता मैंने इसे रोक दिया कि वो मुझसे ऐसी गुफ्तगू ना करे। वो मुझे अपने शौहर की खुसूसियात बता रही थी, लेकिन सबूता मैंने कुछ भी सुनना पसंद ना किया। इस मकार औरत ने मुझसे साफ कहा कि अगर मैं उसके शौहर की खलवत में चली जाऊं तो वो मुझे मुंह मांगा इनाम देगी। दिल चाह के उसे खुद ही कोई इनाम दे दूं, लेकिन फिर मैंने सोचा कि ये मुझे अपने शौहर के माँ पर ही तो खलवत में जाने पर आमादा कर रही है। और सबूता फिर मैं यहाँ आ गई। इस शख्स नशे में मस्त ख्वाबगाह में दाखिल हुआ था। मैंने सोच रखा था कि इसे शदीद किस्म की सजा दूंगी, लिहाजा मैंने खुद को इसकी हरकतों के लिए तैयार कर रखा था। इसने मुझसे कहा कि मैं दुनिया की हसीन तरीन औरत हूँ, वो अपनी मलका हलाया को तलाक दे देगा और हमेशा के लिए मुझे अपना लेगा। मैंने भी मुस्कुरा कर इसकी पजीराई की। फिर जब वो मेरे करीब आया सबूता, तो फिर मैंने इसकी मर्दाना ताकत आजमाई। मैंने इसे उठा कर जमीन पर पटक दिया। मैंने इसकी गर्दन पर अपना पाँव रखा और उसकी आंखें बाहर निकलाई। मैंने इसे कहा कि यही इसकी मर्दानगी है, लेकिन सबूता हर शख्स सबूता तो नहीं होता। उसने अपनी जिंदगी बचाने के लिए जिद्दोजहद की। मैंने उसे उसका मौका नहीं दिया था कि वो किसी पहरेदार को आवाज दे। बस जब मैंने महसूस किया कि वो थक गया है, तब सबूता मैंने उसे जमीन पर गिरा के ज़िबा कर दिया और उसकी गर्दन उठाकर दूर फेंक दी। भला ये कोई मामूली बात है कि कोई शुमाना पर काबू पा सके? शुमाना ने फखरिया अंदाज में कहा और मैंने एक बार फिर शुमाना को सीने से खींच लिया। बहुत खूब है, हालांकि मैं तो ये सोच कर आया था कि कहीं इस कमबख्त ने तुम्हें नुकसान न पहुंचाया हो। नहीं सबूता, शुमाना तुम्हारे सामने भीगी बिल्ली है, दूसरों के लिए वो आज भी सेकाई की खूनखार शेरनी है। मैं तस्लीम करता हूँ शुमाना, आओ चलें। लेकिन हुआ क्या सबूता? किस सिलसिले में? मैंने सुना था कि उसने तुम लोगों को कैद कर दिया था। तुमने किससे सुना था शुमाना? वही कमबख्त लाफ कर आफ करते हुए ये बात बता रहा था कि मेरे तमाम साथी कैद खाने में हैं और इन्हें बहुत जल्द कत्ल कर दिया जाएगा। इसने गोया मुझे अपनी जानिब से दिलासा दिया था कि फिक्र ना करो, वो बहरहाल मेरे साथ है और मुझे बहुत अच्छी तरह रखेगा। लेकिन मुझे यह सुनकर परेशानी जरूर हुई थी, शुमाना मेरी मौजूदगी में भी। नहीं सबूता, बस मुझे ये ख्याल था कि कैद खाना तुम्हें नहीं रोक सकेगा, शुमाना ने महबूबाना अंदाज में कहा और मेरी पेशानी चूम ली। तब हम दोनों बाहर निकल आए। दरवाजे पर शुमाना ने दोनों पहरेदारों को उल्टा सीधा पड़े देखा था और फिर जब हमने महल से बाहर कदम रखा तो शोर की आवाजें बहुत तेजी से बुलंद हो रही थी। शुमाना चौंक कर रुक गई। ये क्या है? उसने पूछा। बिशक और उसके साथ ही इन लोगों से अपना इंतकाम ले रहे हैं और यकीनन इसका मशवरा तुम नहीं दिया होगा, शुमाना ने मुस्कुराते हुए कहा। हाँ शुमाना, बेशक शायद मुझे बुज़दिल समझ रहा था। इसका ख्याल था कि ज़ेवदास ने जिस शख्स को जहाज पर अपना नायब बनाकर भेजा है वो एक बुज़दिल इंसान है और वो किसी से जंग करना नहीं चाहता। लेकिन शुमाना, मैं मसलहत का कायल हूँ। मैं हर मामले में ताकत आजमाई पसंद नहीं करता। ताकत इंसान को ज़रूर आजमानी चाहिए, लेकिन इस वक्त जब उसकी ज़रूरत पेश आए। चुनाचे मैंने बिशक को बाज रखा था। जब तारिस खुलकर हमारे सामने आ गया और उसने हमें कैद करने के बाद ये सोचा शायद वो अपनी कोशिशों में कामयाब हो गया है, तब मैंने बिशक से कहा कि ठीक है, वो खुद भी अपने मामलात में आज़ाद है। चुनाचे मैंने कैद खाने की दीवारें तोड़ दी, तमाम लोगों को आज़ाद किया, अपने जहाज़ पर कब्जा कर लिया और उसके बाद असलहा लेकर मैंने बिशक से कहा कि वह अपने आदमियों की टोली लेकर लूट मार के लिए निकल पड़े। मैंने देखा लोग बुरी तरह बदहवास हैं, एक दूसरे की तरफ तोड़ रहे हैं, सूरत हाल मालूम कर रहे हैं। बहुत से लोगों को तो पता भी ना था कि हुआ क्या है। शोर की आवाज़ें ज़्यादा साहिल की तरफ से आ रही थीं। मैंने बेशक को हदायत कर दी थी कि ज़्यादा दूर जाने की कोशिश न करे, जहाँ तक हो सके साहिल के नज़दीक नज़दीक अपना काम करे। और तारिस का महल बहरहाल साहिल से काफ़ी दूर था। मैं और शुमाना बेखौफी से आगे बढ़ रहे थे। लोगों की निगाहों से बचने की हमने कोई ख़ास कोशिश नहीं की थी, लेकिन फिर एक ऐसे गिरोह ने हमें देख लिया जो शायद हमें पहचान गया था। कैदी भाग रहे हैं, पकड़ो। और 10-12 अफराद पर मुश्तमिल ये गिरोह हमारी तरफ तोड़ पड़ा। तब मैंने अपनी शानदार साथी को देखा। वो एक चमकदार खंजर निकाल कर खड़ी हो गई थी। वो खंजर मेरे पास भी मौजूद था जो मैंने पहरेदार से छीना था। हम दोनों बिपरे हुए गिरोह के करीब आने का इंतजार करने लगे। पकड़ दो। वो फिर चीखे और जोश में करीब आ गए। हम दोनों के हाथ एक साथ चले थे और दिलदोज चीखें गूंज उठी। दूसरे लोग रुक गए थे। शुमाना, मेरे पीछे आ जाओ, जो तुम तक पहुंचे इसका सफाया कर देना। बाकी लोगों को मैं देखता हूँ। ये 10-12 आदमी थे, मेरे लिए कोई हैसियत नहीं रखते थे, लेकिन मैं नहीं चाहता था कि शुमाना को खराज तक भी पहुंचे और उसके लिए ज़रूरी था कि इन लोगों को कोई ऐसी बात दिखाई जाए
जिससे इनका जोशो खरोश खत्म हो जाए। खंजर इस वक्त ज्यादा कारआमद नहीं था, चुनांचे मैंने हाथ खाली कर लिए। फिर एक नेजा मेरे सीने से आ टकराया और मैंने उसे पकड़ लिया। नेजा बरदार फिजा में काफी ऊंचा उछलकर अपने साथियों पर जा गिरा और फिर मैंने यही अमल दोहराना शुरू कर दिया। मुझे इनके हथियारों की तो परवाह नहीं थी, बस मैंने इन्हें पकड़ पकड़ कर उछालना शुरू कर दिया और गोया इनकी हैसियत खत्म कर दी। अब वो उछल उछल कर एक दूसरे पर गिर रहे थे और चीख रहे थे। इनके साथियों के आड़े तिरछे हो जाने वाले हथियार खुद इन्हें जख्मी कर रहे थे। इन लोगों को नकारा करने में हमें जरा भी दिक्कत न हुई। शुमाना खंजर हाथ में लिए खड़ी रह गई थी, उसे कुछ करने का मौका ही नहीं मिल सका था। आओ, मैंने उसके चाने पर हाथ रख दिया और शुमाना हंस पड़ी। वो मेरे साथ चल पड़ी थी। क्यों हंसी क्यों आई तुम्हें? सोच रही हूं कि इस खंजर का क्या करूं। क्यों? मैंने पूछा। इसके इस्तेमाल की नौबत ही नहीं आई। मुमकिन है आगे आ जाए, मैंने भी हंस कर कहा। हाँ, इस सूरत में कि 40-50 अफराद का गिरोह सामने आ जाए, 10-20 आए तो इस तरह मारे जाएंगे। कत्ल करना जरूरत तो नहीं है, मैंने कहा। हाँ, लेकिन अगर वो मरने ही के ख्वाहिशमंद हो तो? वो देखो, वो आग लग रही है, बेशक खासा खूनखार है। हाँ देखो, जगह जगह आग भड़क रही है। शुमाना ने चारों तरफ देखते हुए कहा और मैं भी गहरी सांस लेकर बिशक की कार्रवाई देखने लगा। हम दोनों साहिल की तरफ दौड़ रहे थे। बिलाशुबा बिशक ने खौफनाक मार्का सरगर्म कर रखा था। बेशुमार लोग जंग कर रहे थे। हथियारों के एक दूसरे से टकराने की चनकार गूंज रही थी। गोया जर्द रूह भी तेजी से मुसल्ला होकर मुकाबले पर आ गए थे। शुमाना, मैंने शुमाना को आवाज दी। मैं नहीं चाहता कि बिशक के आदमी ज्यादा मुशक्कत उठाएं। मैं इनके साथियों में ज्यादा कमी पसंद नहीं करूंगा। तब आओ इसकी मदद करें। शुमाना ने बेखौफी से कहा और मैंने उसका हाथ पकड़कर साहिल की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया। हम तूफानी रफ्तार से दौड़ रहे थे। रास्ते में भी चंद लोगों को कत्ल करना पड़ा जिन्होंने हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की थी और फिर हम साहिल पर पहुंच गए।